तैयार हो जाइए बाजार में एक हरे निशान के साथ मजबूत शुरुआत के लिए। लेकिन उसके बाद का एक्शन क्या रहेगा, क्या होगी, रेंज कैसे करें आप ट्रेड और क्या करें कल की वीकली एक्सपायरी की तैयारी, यह है आज का फोकस का सब्जेक्ट। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी के लिए कि इस मिड वीक ट्रेडिंग सेशन पर आपको किस तरह से करनी है तैयारी और ढेरों स्टॉक्स पर रिएक्शन आने वाला है, तो उस पर भी करेंगे चर्चा। बताएं सर, आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? ट्रिगर्स दीप दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं और वो अच्छे संकेत है। भले डाउ आपको सपाट बंद होता हुआ दिखे, लेकिन एसएनपी और साथ ही नेस्डेक ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। एसएनपी तो लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड हाई बनाकर बंद हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सेबी की कल अहम बोर्ड बैठक हुई, बड़ी बोर्ड बैठक थी, लंबी बैठक थी और उसमें ढेर सारे बेहतरीन फैसले लिए गए, जिनमें इन्वेस्ट और रेट्स में निवेश की सीमा कम करने को लेकर, पीएमएस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने को लेकर, हिंदुस्तान में बैठकर विदेशी फंड्स को मैनेज करने की अनुमति पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स को, ढेर सारे ऐसे डिसीजंस हैं। साथ ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेकर ये सारे डिसीजन सेबी की अहम बोर्ड बैठक में कर लिए गए। आज वोडाफोन आइडिया अपने नतीजे पेश करेगा, वायदा कारोबार की एकमात्र कंपनी, और वो भी आएगा बाजार बंद होने के बाद। लेकिन शुगर क्षेत्र की 3 कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी रहेगी नजर। 2 बड़ी बैठक है दिल्ली में। पहले 11 बजे कैबिनेट की बैठक, उसके फैसले क्या कुछ होंगे उस पर रखेंगे नजर, और 5 बजे की मंत्रिपरिषद की बैठक भी है, जिसके कुछ राजनीतिक अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो सुबह वाली बैठक आर्थिक मामलों से जुड़ी होगी, शाम वाली बैठक राजनीतिक मामलों से जुड़ी होगी, ऐसा अंदाजा है इस वक्त इस बैठक को लेकर। तो ढेर सारा एक्शन वहां पर भी है दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए आज के अहम ट्रिगर्स। ढेरों स्टॉक्स पर होने वाला है एक्शन और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक पर भी नजर है। पर सर, थोड़ा जरा मार्केट का एक्शन या फिर एक तरह से जो इन एक्शन है इसको समझाएं, क्योंकि ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, रेंज में ही कारोबार के बीच उतार चढ़ाव होते हुए दिखता है। वैसे तो पॉजिटिव ही है सब कुछ, और भारतीय बाजारों में भी 2-3 दिनों से हम देख ही रहे हैं कि एक रेंज में अटके हुए हैं। क्या चल रहा है सर बाजार, क्यों रेंज में अटके हुए हैं? जैसे आप देखना चाहें, अगर हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वैसा वाला मामला है। अगर आप देखेंगे कि अगर मूड तेजी का है तो आप ये कह सकते हैं लाइफ टाइम हाई के आसपास तो है। यही तो है लाइफ टाइम हाई 15,915 का। कितना दूर है? मुश्किल से 150 पॉइंट। अब 150 पॉइंट यानी कि 1% की दूरी भी कोई दूरी है क्या? इट इज एज गुड एज लाइफ टाइम हाई। दूसरी बात, कोई ऐसा पैनिक है क्या मार्केट में? जी नहीं, मार्केट एकदम स्टेबल है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई स्टॉक बेचना और बिके ना, वैसा वाला मामला भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स खराब है क्या? जवाब मिलेगा ना, बिल्कुल भी खराब नहीं है। क्या मार्केट ओवरबॉट है? पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे, लाइफ टाइम हाई पर, ओवरबॉट भी नहीं है। अब तक जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर पहले पहुंचा है, मैंने कभी इतना नीचे का पुट कॉल रेशियो देखा नहीं। 150, 160, 180 तक के भी पुट कॉल रेशियो देखे। चलिए, वक्त के साथ चीजें बदल सकती है, थोड़ा उतना हम ऊपर न जाएं, लेकिन ये तो पक्का ओवरसोल्ड है। क्या कोई स्टॉक्स अनाप शनाप 15, 20, 25% रोज बढ़ रहे हैं? वैसा भी नहीं है। वो अप्रैल मई में हुआ, जून में तो बिल्कुल नहीं, जून के अंत तक तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो इनफैक्ट आपको ब्रॉडर मार्केट में भी करेक्शन दिख रहा है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी कारण नहीं जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि हर रोज हमें हरे निशान में ही बाजार को देखना है, जो कि हम सब जानते हैं कि पॉसिबल है नहीं, होता नहीं है, कभी होगा नहीं। लेकिन फिर ऐसे में अगर सुस्ती के कारण है तो सिर्फ इसलिए है कि एफआईज की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रहा है। जो खरीदारी आप एफआईज की तरफ से देखना चाहते हैं वो नहीं, उसके विपरीत बिकवाली है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत अब घरेलू फंड खरीदारी करने लगे, उनके पास फ्लोज बढ़े हैं, पैसा आ रहा है, तो वो हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं। और ट्रेडर्स की तरफ से खरीदारी, सी अल्टीमेटली ट्रेडर्स ऐसे होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स वो हैं जो खरीदारी तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई तो और चाहिए जिन्हें वो अपनी पोजीशन बेच सकें। या तो कोई और इन्वेस्टर्स आए, नए आए, उन्हें बेच पाए, या कोई फंड्स आए वो खरीदारी करें। अनफॉर्चुनेटली फंड्स अभी खरीदने के मूड में ज़्यादा दिख नहीं रहे और नए इन्वेस्टर्स थोड़ा सा हाथ रोक कर बैठे, तो उस लिहाज से हल्की फुल्की रुकावट है। मुझे लगता है सिर्फ फ्लोज की वजह से रुकावट है, बाकी ऐसी कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त रखिए।
हल्के फुल्के करेक्शन आएंगे और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। अहम लेवल पर बाजार सपोर्ट लेते हैं, रिकवर करते हैं, अहम लेवल पर ऊपर रुकते भी हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो दोनों तरफ के ट्रेड हैं आपके लिए। और ये तो बात हम पूरे जून के महीने में लगातार कह रहे हैं कि अप्रैल और मई का महीना एक तरफा ट्रेड का था, एक तरफा तेजी का था। वहां से अब आपको दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये मैं बार बार बात इसलिए कहता हूं ताकि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अगर मुझे दोनों तरफ के ट्रेड देखने हैं, तो फिर आपको बाजार की इस सुस्ती से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दिक्कत कहां होती है, जब हम कुछ और सोचते हैं बाजार कुछ और करता है। तो मुझे तो दीप इसीलिए कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरे जून के महीने में हमने दो चीजें डिसाइड की थी। फ्लैशबैक में ले जाता हूं, जून का अंत हो रहा है, जून की शुरुआत में ले जाता हूं। पहला, इस पूरे महीने हमारे लिए संकेत ग्लोबल मार्केट्स के इंपॉर्टेंट रहेंगे। अप्रैल और मई के महीने में हमने ग्लोबल मार्केट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। ये महीना हमारे ग्लोबल मार्केट्स का संकेत अहम वाला होगा। और दूसरा, वो एक तरफा तेजी जो हमने 2 महीने देखी, उसके बजाय अब आप दोनों तरफ के ट्रेड देखेंगे। और एग्जैक्टली बाजार वही कर रहा है। इस बीच में ट्रेंड, बायस, डायरेक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहिए जब तक कि बाजार किसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे जाकर बंद ना हो। और पूरे जून के महीने में आपको एक ही लेवल दिया 15,575 का। जब 2 बार करेक्शन आया, जब तक 15,575 के नीचे बंद ना हो तब तक आपको तेजी में बने रहना है। और वही हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज कर लेंगे कि हम वन वे तेजी से रुक कर चलने के लिए तैयार हैं, हर एक लेवल पर एक्शन होने के लिए तैयार है, तो फिर आपको ये बाजार का सेटअप परफेक्ट लगेगा, चाहे आप तेजी की तरफ है, चाहे आप मंदी की तरफ। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे आप ये मानकर चलें कि बाजार ने टॉप बना दिया है या गिर गया। टॉप बनने का संकेत आपको जब तक बाजार 2 से 3% का साइजेबल करेक्शन देकर उसके नीचे बंद होना शुरू ना करे तब तक नहीं मिलता। और वो लेवल हम 15,575 का निकाल कर बैठे हैं। तो जब तक 15,575 के ऊपर है तब तक छोटे मोटे 1, 1.5, 2 दिन के करेक्शन जो आएंगे, उस करेक्शन में आपको खरीदारी करनी है। सिंपल। जी दीप। बिल्कुल सर, तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है बट मूड माहौल बाजार का पॉजिटिव है और ज़्यादातर फैक्टर्स भी मैं सर देख ही रहा हूँ आज आपने पॉजिटिव टेरिटरी में रखे हैं। एक सवाल थोड़ा बैंक निफ्टी पर भी बन रहा है सर, हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा था और लग रहा था कि अच्छी मूव आ जाएगी, पर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन के बीच बैंक्स की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हुई है। यहाँ से क्या कुछ समझना चाहिए सर? बैंक निफ्टी का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है दीपा। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ज्यादा परफेक्ट ट्रेड रेंज में आपको बैंक निफ्टी का मिलता है। एक ही फर्क है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेड में, दोनों रेंज में है। लेकिन निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बहुत फास्ट बाउंस करता है, वहां उसको सपोर्ट बहुत मजबूत है। और बैंक निफ्टी इसके ठीक विपरीत, बैंक निफ्टी अपने ऊपरी रुकावट के लेवल पर जल्दी से फास्ट रिएक्ट करता है, वहां से तेजी से नीचे आता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों ही इंडेक्स में। दोनों है रेंज में, लेकिन जैसे निफ्टी रेंज के नजदीक आएगा इसको वापस से बढ़ने की जल्दी है, और बैंक निफ्टी जैसे रेंज के ऊपरी एंड पर आता है इसको गिरने की जल्दी है। लेकिन है रेंज में, और रेंज बहुत क्लियर है बैंक निफ्टी की भी। 34,500 35,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें ट्रेड कर रहा है। तो अब 35,500 के जैसे नजदीक पहुंचते हैं 35,300 35,500 की रेंज से, वहां से बिकवाली शुरू होती है। और 34,500 34,700 की रेंज में आप आते हैं, वहां से खरीदारी शुरू होती है। तो ये परफेक्ट रेंज ट्रेड है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों तक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। कल लगा ऐसा कि 2 दिनों तक 35,300 के ऊपर बंद होने के बाद शायद एक अच्छी क्लोजिंग और मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली एकदम 35,000 के आसपास जाकर बंद हुआ। बहुत बुरा नहीं, लेकिन नेचुरली कमजोर तो था ही। तो वो जो मजबूती आप बैंक निफ्टी से चाहते हैं वो मिसिंग है। अब है तो है, लेकिन पॉइंट सिंपल है फिर देव के आपके लिए। जब भी बैंक निफ्टी ऊपर में बड़ी उछाल दिखाता है, होगा हफ्ते के 5 ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडिंग सेशन कम से कम या मैक्सिमम 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो सकते हैं जब बैंक निफ्टी के मुकाबले में बड़ा उछाल वाला प्रदर्शन करने की कोशिश करे, तब ये लगे कि बैंक निफ्टी बड़ा आउट परफॉर्म करने को तैयार है। और उसी वक्त बैंक निफ्टी वो 1, 1.5, 2 दिन के बड़े उछाल के बाद ठंडा होता दिखता है। तो बहुत परफेक्ट ट्रेड है जब शॉर्ट करने का मूड बने, बैंक निफ्टी में तेज उछाल आए, इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल के आसपास, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचे, शॉर्ट करने के लिए वो परफेक्ट है। खरीदने का जब भी मन करे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी आए वो खरीदिए। एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड इंडेक्स है, बैलेंस मार्केट है। जी
चलिए बढ़िया है। तो बैलेंस इंडेक्स है, बैलेंस मार्केट्स है, लेवल्स अनिल जी आपको रोज बढ़िया बता रहे हैं और कल भी हमने देखा कि लेवल्स को बाजार ने रिस्पेक्ट किया है। तो आज के लेवल्स फिर समझना चाहेंगे सर, उससे पहले आज के जो संकेत हैं वो आपको क्या कह रहे हैं ये भी बताइए। आज के संकेत सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों से, और ग्लोबल संकेतों में दीप थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका में लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में एसएनपी ने रिकॉर्ड बनाया है, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, लगातार 4 दिनों से रिकॉर्ड बन रहा है। अब हम ये चाहें कि हमारा भी रिकॉर्ड हर रोज बने, वो तो संभव नहीं है, लेकिन जहां बन रहा है वो सेलिब्रेट कीजिए। नेस्डेक ने फिर से रिकॉर्ड बनाया, नेस्डेक भी मजबूती के साथ बंद हुआ है। दाव भी कोई खराब नहीं था, ठीक है, ऊपरी स्तरों से फिसला, 180 अंक नीचे फिसल कर फ्लैट बंद हुआ है, दिन के लोअर लेवल पर बंद हुआ है। लेकिन आप देखिए, अगर आप डाउ और नेस्डेक के चार्ट देखेंगे, एकदम विपरीत है। डाउ डे लो पर बंद हुआ है, नेस्डेक डे हाई पर बंद हुआ है। तो वहां भी सेम वैसा ही हाल है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल है। हम एग्जैक्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी उस तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी में आपके लिए आपको पता है कि बैंक निफ्टी आगे रहता है, मजबूती में निफ्टी आगे रहता है। जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका में जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं वो लगातार जोश भर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपना बायबैक का ऐलान किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां पर लोगों को पसंद आ रही है। क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट डेटा इस हफ्ते आने वाले हैं, उसके पहले लगातार 4 दिनों तक तेजी के साथ बंद होना, ये ग्लोबल मार्केट्स की ताकत मजबूती दिखाता है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा, दूसरी बात आज दीप ये भी है कि कल तो आपको एशिया में थोड़ी बहुत कमजोरी थी, आज तो एशिया भी देखिए बड़े दमदार प्रदर्शन के साथ तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल संकेत आपके लिए ग्लोबल साइड पर पॉजिटिव है। ये ग्लोबल संकेत इसलिए सिर्फ पॉजिटिव नहीं कि आपको मजबूत दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी, जी नहीं, एसजीएक्स निफ्टी मजबूत दिख रहा है, उसकी अपनी वजह जो हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर ही हैं, डीआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत मेरे लिए पॉजिटिव हैं। और आज के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मेरे लिए जो बनकर निकल कर आता है वो है वायदा कारोबार के संकेतों का, और सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव। जी दी, बिल्कुल, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है और ज्यादातर संकेत बाजार को सपोर्ट देने के लिए ही तैयारी में दिख रहे हैं। फिर बड़े लेवल्स कहाँ कौन से हैं सर जहां पर आपकी नजर है? 15,675, 15,725 ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, इस रेंज में भी खरीदारी की जा सकती है, शॉर्ट कवरिंग की जा सकती है, लेकिन एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले और पिछले 1.5 दिनों के करेक्शन के लिहाज से एक लोअर रेंज जो स्ट्रॉन्ग बाय जो निकल कर आता है वो है 15,575, 15,625। आप और हम दोनों जानते हैं कि शायद वहां तक पहुंचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी रेंज आपके हाथ में हैंडी होनी चाहिए। ऊपर में 15,800, 15,825 हल्की रुकावट का लेवल है, यहां पर हम पहुंचेंगे, यहीं पर शायद खुलने चाहिए, और वहां थोड़ा इंतजार करेंगे कि इस रेंज को पार कर पाते हैं या नहीं। किया तो 15,860, 15,900 वो लेवल है जहां पर आपको अपनी तेजी की पोजीशन भी कम करनी चाहिए, और एग्रेसिव ट्रेडर्स है तो वहां पर शॉर्ट भी करें, कोई चिंता की बात नहीं, दोनों तरफ का ट्रेड लें, डरे घबराए नहीं। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि हाई रेंज पे बेचने से डरे घबराए नहीं। वो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट की तैयारी, ब्रेकआउट की तैयारी होगा, ब्रेकआउट भी होगा, 100% होगा। किसी दिन तो 16,000 भी हम देखेंगे, उसके पार भी जाएंगे, लेकिन जब तक ना हो और उसके पहले के 4 या 5 राउंड आपके अगर ऊपर की तरफ बेच कर भी हो जाए, आप ऐसा कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट। तो दोनों तरफ के लिए तैयारी रखिए आप। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 पर कल हम बंद हुए। सपोर्ट एकदम बीचों बीच में जो रेंज का इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं पर बंद हुए हैं, मेक और ब्रेक लेवल है 34,750, 34,900। पिछले 2 दिनों का बैंक निफ्टी का लो 34,900 के आसपास का बनकर आ रहा है, 34,915 का। तो 34,750, 34,900 आज के लिए दिन का सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे 34,525, 34,650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी पहुंचे तो जरूर खरीदारी करने की कोशिश कीजिए, डरिएगा मत, घबराइएगा मत। ऊपर में 35,225, 35,350 पहला रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। पार करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर पार करके और आगे जाए 35,450, 35,550 नजर आए स्क्रीन पर, तो तुरंत प्रभाव से अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम करिए, और हिम्मत है तो शॉर्ट भी करिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। दोनों तरफ के ट्रेड लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे तो वो शायद 35,300, 350 पर भी सोचेंगे शॉर्ट करने का। सेफर साइड पर 35,450 से तो आराम से आप बेच ही सकते, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आपके लिए बड़े जोन हो गए डीप, जिन पर आपको नजर रखनी है।
क्लियर है सर, ये तो बड़ी लेवल्स, बड़े जोन निकल कर आ रहे हैं जहां पर हमारी नजर है। आज दिन के लिहाज से कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज है सर? 15,700 15,825 ज्यादा संभावना है इस रेंज के लिए शुरुआत करने के लिहाज से। उसके बाद जो मीडियम रेंज दे रहा हूं, पूरी संभावना है कि इसी रेंज में बाजार वक्त बिता दे, और वो है आपके लिए 15,675 से 15,860। इस रेंज पर फोकस करिए। न 15,675 टूटना चाहिए, न 15,860 के ऊपर निकलेंगे, इसकी संभावना फिलहाल दिखती है। फिर भी बड़ी रेंज के तौर पर 15,600 15,900 आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 34,825 35,225, ये दिन की छोटी रेंज है बैंक निफ्टी के लिहाज से। 35,000 पर हम बंद हुए हैं, तो ये समझ लीजिए 250 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट ऊपर। 34,750 34,350 ये दिन की मीडियम रेंज है, ज़्यादा संभावना है इसी मीडियम रेंज से काम चला लें। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं बड़ी रेंज आने से इनकार नहीं करता कभी भी। 34,600 35,450 ये बैंक निफ्टी के लिए आपकी बड़ी रेंज होकर रहेगी आज के लिए। तो ये सारी रेंज है आपके लिए। बाकी एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटी है, 74% आए, तो 2 दिनों में ही आप देख सकते हैं 82% पर इंडेक्स लॉन्ग रोल ओवर हुए थे, अब घटकर 74% के आसपास आ गए, तो एफआईज का सपोर्ट गायब है। दूसरा इंडेक्स है विक्स, जो और 3% घटा है, और ये एक अच्छा संकेत है बाजार की सेहत के लिए, विक्स का घटना, यानी कि थोड़ा कंफर्ट है। तो ये 2 आपके लिए डेटा है जो बेहद काम के हैं। बिल्कुल सर, तो चलिए, इंपॉर्टेंट डेटा है और नज़र रखिए इस पर, एक्शन भी भरपूर होने वाला है। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो? ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन के बारे में बताता हूं दीप, और उसके पहले एक डेटा मैंने जानबूझकर नहीं बोला था, वो था पुट कॉल रेशियो का, हाईलाइट करने के लिए। तो पुट कॉल वाले रेशियो पर जो आज का मेरे लिए सबसे पॉजिटिव ट्रिगर है, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं, और वो है पुट कॉल रेशियो 0.9 पर आया है। 0.99 से घटकर 0.9, ये ओवरसोल्ड है। कल भी हम बात कर रहे थे कि बाजार नियर ओवरसोल्ड है और आपको लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखेगी, और आज भी आपको शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना। अब देखिए, ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो कब आपको शॉर्ट कवरिंग देता है, कैसे देता है, वो समझना जरूरी है। आमतौर पर आपका जो ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है, आपको रिकवरी तब देता है जब बाजार गैप से नीचे खुले। देखिए, समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गैप से नीचे खुल रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, और पक्के तौर पर आएगी। दिक्कत क्या होती है, अगर पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड भी है, लेकिन अगर बाजार गैप से ऊपर खुलता है, कि जैसा कल से, भले गैप से नहीं लेकिन ऊपर खुला है बहुत, जब ऊपर खुलता है तो फिर उसके बाद वहां पर बिकवाली। देखिए, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने का मतलब, पीसीआर ओवरसोल्ड होने का मतलब एक तो क्लियर कट है कि बाजार में मंदी का मूड है, कुछ लोगों का, ज्यादा लोगों का, उन्होंने या तो कॉल्स ज्यादा बेच रखे हैं, मंदी की पोजीशन ज्यादा बना रखी है, इस वजह से पुट कॉल रेशियो आपका नीचे की तरफ है। करेक्ट। अब जरूरत से रिकवरी कब आती है, जब जरूरत से ज्यादा नीचे आ जाए। अब वो जरूरत से ज्यादा नीचे आने पर रिकवरी के चांसेस 2 केसेस में बनते हैं। एक, अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट देते और गैप से खुल जाए, तो आपके लिए गैप से खुलते ही शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, एक तो वो हो गया। दूसरा, अगर गैप से ना खुले ऊपर की तरफ और गैप से नीचे की तरफ खुले, तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार रिकवर जरूर करेंगे, दिन के दौरान वो कभी भी करें। तो कल के सेशन में रिकवरी जो, चूंकि ऊपर खुलकर आप नीचे आए तो नहीं हुई, आज आपको गैप मिलेगा और गैप से तुरंत प्रभाव से आपको रिकवरी ऊपर आती हुई दिखेगी। और दीप, इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कल 2:30 बजे भी हमने ये बात की, और 3:20 पर भी मैंने कहा कि अगर आपको एक पोजीशन कोई लेकर जानी है तो वो लॉन्ग पोजीशन लेकर जाइए, और वो निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे इतना कंफर्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन निफ्टी में 100% हम यही बात कर रहे थे कि आपको 15,750 का कॉल खरीद कर जाइए। अगर आपको हेजिंग करनी है तो चाहे तो आप 15,600 का एक पुट खरीद लीजिए, या 15,900 का सामने कॉल बेच दीजिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस स्ट्रेटेजी में अगर आपने आज कल लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आज आपका पैसा बनेगा। तो पुट कॉल रेशियो साफ ये बता रहा है कि डाउन साइड रिस्क बाजार की लिमिटेड है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि बाजार और नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन गिरेगा, कम गिरेगा, गिरेगा तो रिकवरी आएगी। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और यही वजह कि आज मैं इस डेटा को लेकर काफी पॉजिटिव हूं। अब आपके सवाल का जवाब, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए। 15,650, वैसे 15,675 होता है वो लेवल, लेकिन मैंने 25 पॉइंट का एक मार्जिन रखकर, कुशन रखकर 15,650, डे ट्रेडर्स
पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों ही 15,650 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो एकदम डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही ना, तो उन्हें 15,575 का लगाना है, जो हमारा पहला स्टॉप लॉस पिछले हफ्ते का जो दिया था, जिसके नीचे बाजार कभी बंद नहीं हुआ। आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो थोड़ा दूर है इसलिए 15,650 का मैंने स्टॉप लॉस दिया। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 15,650 कर लीजिए। इस स्टॉप लॉस को 15,675 बनता है, लेकिन 25 पॉइंट में नीचे रखना चाहता हूँ कुशन के हिसाब से 15,650। बैंक निफ्टी वैसे 34,900 बनता है स्टॉप लॉस, लेकिन यहां भी मैं कुशन के हिसाब से 34,800 100 पॉइंट की और एडिशनल कंफर्ट लेकर 34,850 सॉरी 34,800 माफ कीजिएगा 34,800 आपका बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा। अब आइए, अगर आप शॉर्ट हैं तो 15,925 एकमात्र स्टॉप लॉस है आपके लिए, इंट्राडे बेसिस पर भी क्लोजिंग बेसिस पर भी। अगर इंट्राडे में किसी को छोटा रखना है 15,825 का भी रख सकते हैं, 15,835 कल का हाई है वो रख लीजिए, आपकी इच्छा पर है आप क्या रखना चाहते हैं। 15,925 वेल डिफाइंड क्लियर कर स्टॉप लॉस है, जो कि आपका इजीली ट्रिगर नहीं होगा। बैंक निफ्टी पर 35,500 अगर आप शॉर्ट हैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से रखिए, और 35,375 ये आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर, ये आपके लिए रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर ये हो चुका है। क्लियर है सर। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस ध्यान रखिए, दोनों लेवल्स अगर लॉन्ग हैं और शॉर्ट हैं, और जैसा अनिल जी ने कहा पीसीआर से तो बढ़िया कंफर्ट मिल रहा है। तो नई पोजीशंस फिर कैसे बनाए सर आज? नई पोजीशन के लिए दीप खरीदारी करें निफ्टी में 15,675 या 15,650, यहाँ भी आप स्टॉप लॉस को चेंज करके 15,650 कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। 25 पॉइंट का और कुशन रख लीजिए, 15,675 मैंने दिया है, इसको 15,650 कर लीजिए। 15,650 का स्टॉप लॉस है 15,800, 15,825, 860, 890 और 15,925, ये सारे टारगेट हैं आपके लिए निफ्टी में अगर आप करते हैं खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं ज़रूर करिए, 15,860 के आसपास से मूड बनाइए, 15,890 19,000 की रेंज तक, 15,900 तक की रेंज में आप बिकवाली करिए, ये अच्छी रेंज है जहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। और 15,900 915 तक भी आप बेचें, कोई चिंता की बात नहीं। ऊपर में 16,000 का स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस दूंगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, वहीं पर रखिए। 15,825, 15,800, 15,750, 725 और 700, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बिकवाली करनी है ऊपर की तरफ निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदिए 34,525, 34,675, ये आइडियल रेंज है। इस रेंज में आए तो खरीदने का एक बिल्कुल मौका आपको लेना चाहिए, उठाना चाहिए भरपूर मौका, और जरूर खरीदारी कर लीजिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 34,450 का, ठीक है। 34,750, 825, 900, 35,000, 35,150, ये हैं आपके 5 टारगेट, एकदम क्लियर कट हैं, वेल डिफाइंड। 34,750, 34,825, 900, 35,000, 35,150। लेकिन चूंकि आप ऊपर खुलने के संकेत दे रहे हैं, 2 दिनों से बैंक निफ्टी 34,900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, उसको तोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, आप 34,800 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए, सिंपल। ऊपर का टारगेट आप बनेगा 35,150 का, 35,225, 35,300, और उसके साथ साथ आपका 35,350, 450, 550, ज़्यादा टारगेट्स हैं, लेकिन ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, उनके लिए बढ़िया रेंज तो है 35,300 से 35,375, लेकिन पता नहीं वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, या उससे पहले ही अगर वो थोड़ा ढीला होना शुरू है। 35,225 से आप मन बनाना शुरू करिए कि अब मैं हायर रेंज में जा रहा हूँ। बेचने के लिए अच्छी जगह 35,300, 375 है, उस रेंज में बेचिए। 35,550 का स्टॉप लॉस रखिए, 35,450 आए तो और बेचिए। 35,075, 35,000, 34,925, 34,825 और 34,750, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आप कर सकते हैं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे लेवल्स। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड के लिहाज से, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी आपको आज मौका मिलने वाला है बैंक निफ्टी में। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट सर, नैल्को है बैन में और बना हुआ है, कुछ और बदलाव नहीं हुए हैं। एफआईएस का डेटा समझाएं, कैश में एटलीस्ट नाम की तो थोड़ी बाइंग आई है, बट शायद ये बल्क डील का भी एडजस्टमेंट है, पर क्या समझे सर फंड्स के डेटा की तरफ से? फंड्स के लिहाज से दीप देखिए, जो बड़ी डील्स हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं।
करीबन करीबन दोनों डील्स मिलाकर गोदरेज प्रॉपर्टी की और ये मिलाकर हुई है 7,800 करोड़ के आसपास की, ठीक है ना। तो उस लिहाज से अब एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल काम है अब कि जो खरीदारी के आंकड़े उस हिसाब से तो मजबूत दिखते नहीं है कि 117 करोड़ की कैश में खरीदारी की और ये तो कैश की डील है, तो उस हिसाब से तो बिकवाली का आंकड़ा ही माना जाए। घरेलू फंड ने 1800 करोड़ की खरीदारी की है। अब कितना घरेलू फंड्स का इस ब्लॉक डील में हाथ है, कितना दूसरा है, तो वो देखना होगा। बट गोदरेज प्रॉपर्टी की निकाल भी दें तो HDFC लाइफ की तो 6800 करोड़ की ब्लॉक डील है, तो उस लिहाज से मुझे लगता नहीं कि कोई खरीदारी के आंकड़े हैं एफआईज के सामने। 1300 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं एफआईज ने, 1176 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, तो एफआईज की बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है। जुलाई सीरीज के साथ थोड़ा बिकवाली उनका बड़ा होता दिख रहा है, आंकड़े बड़े आ रहे हैं और ये चिंता की बात है दीप। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऊपर के लेवल पर आप बेचने में भी परहेज मत कीजिए। आज भी मजबूती के साथ खुल रहा है तब भी आपको ऊपर बेचना है, और कमजोरी के साथ खुले तो अलग बात है। अदरवाइज तो एफआईज की बिकवाली का दबाव है तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से डेटा बहुत मजबूत नहीं है, न एफआईज के न घरेलू फंड के। चलिए, तो डेटा तो ज़्यादा मजबूत नहीं है एफआईएस के या घरेलू फंड के। वायदा कारोबार के लिहाज से सर कहाँ पर आपकी रहेगी नज़र, और क्योंकि आपने कहा भी है पीसीआर तो बहुत ही ओवरसोल्ड लेवल्स पर है, तो उसको देखें तो फिर कौन से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? इमीडिएटली 15,800 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा दीप। पहली चीज ये कि बाजार को अगर ताकत दिखानी, ये देखिए यहां से 50 पॉइंट आप बढ़ जाएं, 15,750 से 15,800 आ जाएं तो भी आप न्यूट्रल ही हैं। 15,800 825 की रेंज को पार के टिक पाना ये अपने आप में चुनौती है। आज पहली चुनौती वहीं पर है। क्यों है मैं बताता हूं। 15,800 के कॉल्स पर 23 लाख शेयर कल जुड़े हैं, कुल मिलाकर है 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो कि बड़ा है, अच्छा खासा है। यानी कि कल दबाकर कॉल राइटिंग हुई है 15,800 पर, वो आसानी से इसको बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। तो पहली चीज रहेगी आप 800 825 को पार करें, फिर करेंगे तो 15,850 पर भी 30 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो रुकावट है। और 15,900 तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 60 लाख शेयरों का, और जिसमें से 17 लाख शेयर कम हुए। तो ऊपरी स्तरों पर इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको हाई रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तुरंत सपोर्ट क्या है, छोटा सा 15,700 पर 27 लाख शेयर है। मजे की बात यह है कि पुट पे ओपन इंटरेस्ट काफी कम है, कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट बड़े बड़े हैं, दमदार है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 33 लाख शेयरों का है, वो भी 15,500 पर जाकर। उससे ज्यादा तो 15,850 पे 30 लाख शेयरों का कॉल राइटर खड़ा है। तो इसलिए पॉइंट ये कि 15,800 से 15,900 के बीच में कॉल राइटिंग काफी हुई है। अब क्या बदल सकता है, क्या बदलना है? अगर या तो आपको डाउ 150-200 पॉइंट ऊपर हो जाए, या ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी तेजी बन जाए, डाउ फ्यूचर्स मेरे कहने का मतलब, और उसकी वजह से या कोई अच्छी खबर आ जाए और उसकी वजह से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होने लगे, तब तो अलग बात है। हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आपको पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है उस वजह से आ सकती है, लेकिन ये हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी बड़ी तेजी में बदले, उसके लिए ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट चाहिए। अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट मजबूत मिला तो ही आप तेजी से बढ़ेंगे, अदरवाइज एक हल्की रिकवरी आएगी और उस रिकवरी में आपको ऊपर में फिर से बेचना है। जी दीप, ये वायदा कारोबार के डेटा है आपके लिए निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 18 लाख शेयर पुट में है, 19 लाख शेयर कॉल्स में। अब आज जो दिख रहा है उस हिसाब से हम ऊपर खुलेंगे। 35,000 के ऊपर खुलने पर कल जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने 11 लाख शेयर कल जोड़े हैं, ये थोड़े दबाव में आएंगे, ये थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। 35,150 35,225 आपको दिख जाएगा। उसके बाद रियल चैलेंज आता है बैंक निफ्टी के लिए कि क्या ऊपर टिक पाता है, और वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि 35,400 500 की रेंज के आसपास वहां पर दबाकर कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में भी हुई है, और बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 पे तो नहीं है, लेकिन 35,500 पर भी वापस 19 लाख शेयर हैं, तो वो रुकावट का लेवल है। सपोर्ट का है 35,000 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो उम्मीद करें 34,900 35,000 की रेंज को आज तोड़ना ये जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए 34,900 35,000 नीचे सपोर्ट है, ऊपर में 35,300 375 रुकावट का लेवल, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है सर। तो चलिए, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए ट्रेड का, और सारे लेवल्स आपके पास हैं। अनिल जी कहते हैं लोग रोज लेवल्स रिस्पेक्ट करें, दोनों तरफ के मौके आज भी आपको मिलते हुए दिखेंगे। आइए फिर कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में, उस पर भी डाल लेते हैं नजर। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स, खबरें क्या हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस से काफ़ी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आज भी आने वाले हैं, जिसमें अनंतराज लिमिटेड, बीएफ यूटिलिटीज, वीएम इंडस्ट्रीज, साथ ही इरकॉन इंटरनेशनल और यूकल फ्यूल सिस्टम जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज क्यूआईपी के इशू प्राइस को लेकर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और स्पाइस जेट, यहाँ पर भी नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो पोस्ट मार्केट नंबर्स भी कुछ आते हुए दिखे हैं, जिसमें एनबीसीसी सबसे पहला है। मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स है। मार्जिन 1.9% से बढ़कर 2.8% पर आए हैं, पर कंपनी का मुनाफा जो है वो 84 करोड़ से घटकर 83 करोड़ पर आया है, तो लगभग फ्लैट सा मुनाफा रहा है, पर मार्जिन जो है वहां पर बढ़त देखने को मिली है। साथ ही उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के लिए काम करने के लिए कंपनी को वर्क ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी कुल वैल्यू जो है 206 करोड़ रुपए है। ईआईडी पैरी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी। कंपनी 11% के मार्जिन के मुकाबले 5.8% की मार्जिन कंपनी दर्ज की है, और साथ ही 157 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, और इस बारी 6 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो डेफिनेटली काफ़ी खराब नंबर्स जो है अभी ईआईडी पैरी की तरफ से इस तिमाही में आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो कुछ नतीजों का रिएक्शन आपके लिए, पर आज ढेर सारे नतीजे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से। आइए कुछ और नतीजों के बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। फिनोलेक्स केबल्स नतीजे काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे हैं। इस बार आप देखिए जो आय है वो करीब 40% से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 68% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 12% से बढ़कर 14.5% पे आते हुए दिखे। साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी 150% तक का एक जंप आता हुआ दिखा है। 64 करोड़ था पिछले साल, वहाँ से बढ़कर इस बार 167 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 5.5 रुपए की डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आरवीएनएल नंबर्स अच्छे हैं। जो कुल आय है वो करीब 32% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही मार्जिन 5% से बड़े हैं, 6.3% पे आते हुए दिखे, और साथ ही जो मुनाफा है उसमें भी 27% तक का एक जंप आता हुआ दिखा है। 313 करोड़ पे कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं। डीसीएम लिमिटेड घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। जो कुल बिक्री है उसमें 16% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। साथ ही 0.3 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस बार पोस्ट किया है। जो कामकाजी घाटा है वो इस बार एकदम फ्लैट आता हुआ दिखा है। रुचि सोया नंबर्स काफ़ी मजबूत आते हुए दिखे हैं। इस बार जो कुल आय है उनकी 50% से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही अगर आप मार्जिन पर नजर करें तो दुगनी होते हुए दिखे हैं। 2.3% थे, वहाँ से बड़े हैं 5.1% पे आते हुए दिखे हैं। साथ ही इस बार आप देखिए मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। 314 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले साल 41 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था, लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं सारे सेगमेंट्स में वो काफ़ी अच्छे इस बार आते हुए दिखे। हुडको यहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो कुल बिक्री है करीब 7% तक इस बार कम होती हुई दिखी, लेकिन दूसरी तरफ इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें इस बार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 10% तक बढ़ता हुआ दिखा है, और साथ ही जो मुनाफा है वो इस बार 19% तक बढ़ता हुआ दिखा। HOEC थोड़े से मिले जुले नंबर्स हैं, क्योंकि मुनाफा आप देखें 75% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 12 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ पे आया है, लेकिन जो बिक्री है वो 12% तक होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 20% तक इस बार बढ़ता हुआ दिखा है कम खर्चों के चलते, और जो मार्जिन है वो 30% से बढ़कर 41% पे आते हुए दिखे। तो थोड़े से मिले जुले नंबर्स HOEC की तरफ से आते हुए दिखे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे, बट मानसी भी आज कुछ नतीजे लेकर तैयार है। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की बिक्री में 20% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे में 12% की गिरावट है। मार्जिन हालांकि सुधरे हैं 12.5% से 13.8%, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर भी 38% की गिरावट ही हाथ लगी है। विद्या टेलीलिंक्स नतीजे हर लिहाज से अच्छे हैं। कंपनी की बिक्री में 21% की बढ़त देखने को मिली। कामकाजी मुनाफा 40% बढ़ा है। मार्जिन 13.5% से 15.6% पर जाते दिखे। मुनाफा 38 करोड़ से 116 करोड़ तक जाता हुआ दिख चुका है। तो विद्या टेलीलिंक्स के अच्छे नतीजे। KRBL नंबर्स वीक है। कंपनी की आय करीब 8.3% घटी है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा 7.9% टूटा है। कंपनी के मार्जिन 21.4% से 21.5% पर रहे हैं। मुनाफा जो है उसमें 8% की गिरावट देखने को मिली है। 3.5 रुपए के फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी के नतीजे कमजोर है। 33% की गिरावट कंपनी की आय में दिखी है। लॉस कंपनी ने देखा है 425 करोड़ का, जहां पिछले साल 134 करोड़ का मुनाफा था।
वहीं आपको बता दें कि इनकी 31 मार्च 2020 से टर्म डेट रिडक्शन भी हुई है 810 करोड़ से 74 करोड़ तक की, और रोबस्ट ऑर्डर बैकलॉग है ये, अगर ग्रॉस अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर की बात करें 9100 करोड़ से भी ज्यादा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है स्टर्लिंग एंड विल्सन के नतीजों के साथ। कामत होटल्स कमजोर नतीजे, कंपनी की आय 48% घटी है, कामकाजी मुनाफा करीब 59% टूटा है, वहीं मार्जिन 30% से 24% पर 5.5 करोड़ का नुकसान कंपनी झेल रही है। और अंत में मनाली पेट्रो, कंपनी के नतीजे मजबूत है, कंपनी की आय में 54% की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 17 करोड़ से 126 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, मार्जिन 7.2% से 34% पर गए हैं, और मुनाफा जो है 14 करोड़ से करीब 91 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। तो मनाली पेट्रो स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे, और स्टर्लिंग एंड विल्सन पर ऑफ कोर्स नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि डेट रिडक्शन काफी सिग्निफिकेंट किया है कंपनी ने। आइए कुछ और नतीजे बाकी हैं जो कुशल हमें बता रहे हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं, पर कमजोर साइड पर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 35 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बारी जो है 76 करोड़ का कामकाजी घाटा जो है कंपनी ने दर्ज किया है, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको इनके जो घाटे का फिगर है उस पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। 4.5 करोड़ का घाटा था पिछले साल, और इस बारी 111 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। फर्मेंटा बायोटेक मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। आय में करीबन 54% की बढ़त रही है, 100 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स लेकिन जो है 15.4% से घटकर 10.5%, और कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 42% बढ़कर 4.4 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। साथ ही कुछ एक खबरें हैं मेरे पास दीपांशु, जिसमें एफएमसीजी कंपनीज और गोदरेज एग्रोवेट जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि सरकार ने जो कच्चे पाम ऑयल है उस पर ड्यूटी 15% से घटाकर अब 10% कर दी है, और रिफाइंड पाम ऑयल पर ड्यूटी जो है 45% से घटाकर 37.5% अब ये कर दिए हैं। इनफैक्ट सिप्ला ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने मॉडर्ना वैक्सीन इंपोर्ट पर सफाई देते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट सिप्ला कह रहे हैं कि मॉडर्ना के आयात पर रेगुलेटरी मंजूरी लेने में समर्थन देगी, और साथ ही इस स्तर पर कमर्शियल सप्लाई पर कोई भी करार नहीं किया गया है। इनफैक्ट स्टील स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि सरकार ने चुनिंदा स्टील आइटम्स पर 15 दिसंबर तक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उन्होंने बढ़ा दी है। ये भी आपको बता दूं कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है चीन, जापान और कोरिया से इंपोर्ट होने वाले आइटम्स पर सीमा बढ़ाई गई है। हॉट रोल्ड और साथ ही कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स पर ये ड्यूटी लगाई गई थी, और अगस्त 2016 से 5 साल के लिए वैलिड थी, यानी कि अगस्त 2021 की जो वैलिडिटी थी उसको बढ़ाकर अब 15 दिसंबर कर दिया गया। ओके, तो नजर रखेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स पर, साथ ही मेटल काउंटर्स पर, और फार्मा नेम्स भी फोकस में रहेंगे। देवांशी, कुछ और खबरें और बल डील्स आपके पास भी हैं, बताइए क्या क्या हैं। बिल्कुल, सबसे पहले आपको भारतीय एयरटेल स्टॉक पर नजर रखनी है क्योंकि स्टरलाइट कम्युनिकेशन वाली जो कंपनी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन माफ कीजिए, वो जो कंपनी है वन वेब, वहां पे कंपनी इन्वेस्ट करती हुई दिखेगी। 3700 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश यहां पे करती हुई दिखेगी कंपनी, और इसी के साथ अब भारतीय ग्लोबल की जो टोटल होल्डिंग है इसमें करीब 39% पर आती हुई दिखेगी, और ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस कंपनी में होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही एनटीपीसी, इसके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। रिपोर्ट सजेस्ट करें कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आईपीओ लाने की अब योजना कर रही है, और इसी के चलते कामकाज जारी है। साथ ही कुछ ऐसे बल्क डील्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज जो प्रमोटर हैं उन्होंने करीब 31 लाख शेयर्स खरीदे हैं 621 रुपीज 51 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखें जहां पे गोदरेज इंडस्ट्रीज ने 70 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और साथ ही गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर और कई जो ट्रस्ट हैं उन्होंने यहां पे हिस्सेदारी खरीदी है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि अनामुड़ी रियल एस्टेट फंड जो हैं उन्होंने ये शेयर्स बेचे हैं, 66 लाख शेयर्स उन्होंने बेचे हैं 575 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। गोदरेज सीड्स एंड जेनेटिक्स ने भी करीब 85 लाख शेयर्स बेचे हैं, लेकिन जो फैमिली ट्रस्ट हैं उन्होंने करीब 1.25 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 575 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। कल भी इन स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखा, और आज भी इसके चलते थोड़ा सा एक्शन दिख सकता है गोदरेज ग्रुप में। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे सारे गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर भी, और कई सारे स्टॉक्स जहां पर आपको खबर कदम पर एक्शन दिख रहा है। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं इस पर भी नजर डालते हैं एफआईआर में।
गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सीमेंट सेक्टर जो है फोकस में रहेगा क्योंकि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जहां पर ढेर सारे टारगेट्स और प्राइजेस में जो है स्टॉक्स के रिवीजन किया गया। सबसे पहले देखिए श्री सीमेंट यहाँ पर जो रेटिंग है इसे अब अंडरवेट की दे दी गई है, न्यूट्रल से घटाकर, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है और लक्ष्य 26,500 से घटाकर 23,300 रुपए कर दिया है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड कर दिया गया है, ओवरवेट से रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल की रह दी और लक्ष्य 7,560 रुपए से घटाकर 6,890 रुपए कर दिया है। ओवरवेट है ये एसीसी पर, इन पर भरोसा जो है अभी बना हुआ है। 2,450 रुपए का लक्ष्य दिया, पहले 2,250 का था, यानी जो टारगेट प्राइस है इसे इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा ग्रासिम यहाँ पर भी नजर रखेगा क्योंकि यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 1,750 से बढ़ाकर 1,820 रुपए कर दिया है। और रिपोर्ट में देखिए कहा गया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन देखा जा रहा है और सीमेंट स्टॉक्स में तेजी भी काफी ज्यादा देखी गई, जिसके चलते इन्होंने टारगेट प्राइस और रेटिंग्स है इनमें थोड़ा सा रिवीजन किया है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। मॉर्गन स्टैनली की बढ़िया रिपोर्ट आई है इन्फोसिस पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1,800 रुपए के लक्ष्य और मान रहे कि अगले 60 दिनों में इन्फोसिस पूरी संभावना है कि जो इंडेक्स है इसे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। और FY22 में अगर आप देखें तो यानी इस वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ के ट्रिगर्स भी काफी बढ़िया हैं, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग दी है इन्होंने इन्फोसिस पर। HPCL क्रेडिट स्विस की बढ़िया रिपोर्ट आई है, यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 242 से बढ़ाकर 280 रुपए कर दिया है। ये कह रहे हैं कि हायर मार्केटिंग मार्जिन के चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में, इस वित्त वर्ष के ईपीएस अनुमान में 26% की बढ़ोतरी की है। और दूसरी तिमाही के बाद से अगर आप देखें तो वॉल्यूम में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। आखिरी रिपोर्ट है ग्राफाइट इंडिया पर, जेफरीज की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 810 से बढ़ाकर 875 कर दिया। ये कह रहे हैं कि नतीजे जो आए चौथी तिमाही के टर्न अराउंड नतीजे देखने को मिले थे, क्योंकि एबिटा में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 75% के आसपास चल गया है, जो कि ये बता रहे कि डिमांड काफी बढ़िया है। तो ग्राफाइट इंडिया यहां पर भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा फोकस रहेगा आज की पिक्स पर। आइए हमारे एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत। वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग बंसल जी, करिए शुरुआत आज की अपनी पिक के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और मेरा पिक ऑफ द डे है त्रिवेणी टरबाइन। त्रिवेणी टरबाइन में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि मोमेंटम आज आता है कि आगे चल के आता है। 119 119 का स्टॉप लॉस है, 130 का टारगेट है और त्रिवेणी टरबाइन है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, 119 का स्टॉप लॉस, 130 के आसपास के टारगेट्स के लिए त्रिवेणी टरबाइन में करें खरीदारी। कल भी 4% की मजबूती के साथ स्टॉक हुआ बंद। आइए कुणाल जी से भी पूछें उनकी पसंद का शेयर। कुणाल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय मेरी भी है और कल हम देख रहे थे कि मिड कैप आईटी में जबरदस्त तेजी बनी थी। टाटा एलेक्सी का चार्ट मुझे विशेष रूप से पसंद आ रहा है अनिल जी, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर 100 रुपया नीचे 3900 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 4200 रुपए का, दूसरा टारगेट 4350 रुपए का। तो 4350 के टारगेट के लिए टाटा एलेक्सी में खरीदारी करें। ओके, T4 त्रिवेणी टरबाइन, T4 टाटा एलेक्सी, दोनों ही टी लेटर के स्टॉक पसंद आए कुणाल जी और राकेश जी को। शुभम जी को क्या पसंद है ये भी जान लें। शुभम जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी की राय है डॉक्टर रेड्डी पे। और अगर हम देखें तो सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में ये जो ब्रेकआउट हम 1-2 दिन से देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा और एक न्यू हाई यहाँ पे बनता हुआ हमें जल्दी दिखना चाहिए। तो 5500 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन को देखें, लगभग 100 रुपये के आसपास ये कॉल ऑप्शन कल क्लोज हुआ था। इस पे खरीदारी की राय है। यहाँ पे 80 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 132 रुपये का लक्ष्य होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी का 5500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, तो ये है डॉक्टर रेड्डीज का 5500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। फार्मा शेयर आज सारे सुर्खियों में रहेंगे भी, क्योंकि कुछ वैक्सीन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं और एक साथ सारी फार्मा कंपनियां आकर इस पर काम करने की तैयारी में है। 132 का टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका आज का पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो पिक है अनिल जी, एक इन्वेस्टमेंट पिक ही है जो फार्मा कंपनी के स्पेस में है और कंपनी का नाम है कोपरान। हमको इस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट जो रैंप अप है वो काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट कंपनी करीबन 65% फॉर्मुलेशन से कमाती है, 35% एपीआई से कमाती है और काफ़ी वेल नोन फॉर्मुलेशन प्लेयर है। जिस प्रकार के नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए, हमको लग रहा है रैंप अप आगे वाले साल में भी आएगा। इस साल करीबन 500 करोड़ के टॉप लाइन पे कंपनी ने करीबन 61 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। इसमें जो सबसे बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर रहेगा अनिल जी, वो बेसिकली ये है कि इनको अभी यूएस मार्केट का यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है। इनका एक प्रोडक्ट है एटानॉल, जो काफ़ी मात्रा में एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी इनको प्रेज़ेंट करता है। अभी तक ये एक्सपोर्ट अफ्रीकन मार्केट को करते थे। अभी आने वाले 2 साल में कंपनी कॉन्फिडेंट है कि एफवाई 22 और 23 में यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छी री-रेटिंग होगी। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 17 से 18 रुपए की अर्निंग और उसके बाद 21-22 रुपए की अर्निंग आएगी। तो फार्मा स्पेस में निश प्लेयर है लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। साल भर का नज़रिया अगर कोई रखता है तो मुझे लग रहा है कि 350 टू 360 ये टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको ज़रूर इस प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इन तमाम शेयर पर। भारती एयरटेल, जरा बंसल जी इसके चार्ट पर राय दीजिए। वन वेब करके एक जो कंपनी, इनमें इन्होंने और सौ $500 मिलियन यानी कि लगभग 3700 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है और इस निवेश के बाद भारतीय इस कंपनी में सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर उभरेगी। पहले से उनके पास स्टेक है और बढ़ाने जा रहे हैं। चार्ट पर क्या कोई खरीदारी के संकेत हैं? देखिए नहीं, चार्ट्स पर एक्यूमुलेशन के संकेत हैं। स्टॉक एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। पहला बड़ा सपोर्ट 515 517 के स्तरों पे आता है और उसके बाद दूसरा बड़ा सपोर्ट जो है 510 के अराउंड आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा सा मानना है कि मोमेंटम की वेट नहीं करनी चाहिए जिन स्तरों पे चल रहा है, मतलब कि 515 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्लोजिंग बेसिस का और डिप्स पे इसको बाय करना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों एवरेजेस मर्ज कर रही हैं और जब भी ऐसी एवरेजेस मर्ज करती हैं तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो ये मेरा एजम्पशन है कि वो बड़ा मूव ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में कितना बड़ा मूव आ सकता है। तो इन्हीं स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए 515 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 570 575 का टारगेट रखना चाहिए। 570 575 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें भारतीय एयरटेल में। यह है आपके लिए राय। अविनाश जी, स्टील शेयरों पर आपसे राय लेना चाहूंगा। चुनिंदा स्टील आइटम्स पर सरकार ने 15 दिसंबर तक एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई है। ये अगस्त में खत्म होने वाली थी। चीन, जापान, कोरिया से जो इंपोर्ट हो रहा है हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर ड्यूटी एक्सटेंड की है। कोई स्टील शेयर आपको पसंद आता है, खरीदारी करने की राय है? इनफैक्ट अनिल जी, स्टील शेयर में जो अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने वाला शेयर है वो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। हालांकि टाटा स्टील भी बेनिफिट करेगा, लेकिन जिस प्रकार का प्राइस आउट परफॉर्मेंस टाटा स्टील में हो चुका है, हमको लग रहा है कि सेल में जिनको बड़ी पोजीशन लेनी है और जिनको 6 से 12 महीने का अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है। हमको लग रहा है कि नॉट ओनली FY 22 एक अच्छा साल रहेगा, लेकिन वॉल्यूम और प्राइसिंग सेल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इनके लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है। आयरन ओर से ज्यादातर सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि 170 175 ये नियर टर्म का टारगेट सेल के लिए बन सकता है। तो इस प्राइस से भी खरीदना चाहिए, अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है। ओके, यहां से भी और तेजी बन सकती है, अपसाइड पॉसिबल है। ऐसी तेजी एक और स्टॉक में बन सकती है और वो है एनटीपीसी। खबरें आ रही कि एनटीपीसी की जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली आर्म है उसका आईपीओ लाने की तैयारी है और 2032 तक इसकी कैपेसिटी 60 गीगावाट करने की कोशिश करेगी कंपनी और इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी में है। शुभम जी, एनटीपीसी दीजिए अपनी राय। अनिल जी, इनफैक्ट आज एनटीपीसी मेरे वॉच लिस्ट में भी था, मुझे ये न्यूज़ नहीं पता था। मुझे लगता है कि ये अगर न्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव है और जिस तरह से यहाँ पे डेटा प्लेसमेंट देखने को मिला है, 10-12 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और फाइनली जा करके यहाँ पे डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव बिल्टअप्स होना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको हमें खरीदना चाहिए और इनफैक्ट यहाँ पे रिवॉर्ड तो रिस्क भी काफ़ी बेहतरीन है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 115 पे, एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें और मुझे लगता है कि अगर इसको हम 3-4 दिन का समय दें तो 124 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो बेहतरीन सेटअप है एनटीपीसी पे खरीदारी की राय।
ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी में खरीदारी करने की राय। अब भी आपके लिए यहाँ से बढ़िया एक्शन हो सकता है। सिप्ला, जरा इस स्टॉक पर अविनाश जी अपनी राय दीजिए। कल खबर आई थी कि मॉडर्ना के साथ ये करार कर रहे हैं, जिसमें एक जो भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना को यहाँ पर वैक्सीन देनी है वो ये देंगे। बाद में सिप्ला का ये कहना है कि करार तो है उनका यहाँ पर ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन अभी तक कमर्शियल लेवल पर कोई करार नहीं हुआ, और अगर ज़रूरत हुई तो करेंगे भी, और उसके लिए अलग से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल कमर्शियल करार नहीं हुआ है, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुआ है। बताएं सिप्ला पर क्या है आपकी राय? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये ऑब्वियस है कि जिस प्रकार का वैक्सीनेशन का फुटप्रिंट अभी हो चुका है, आने वाले 6 से 12 महीने के लिए वैक्सीन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फार्मा कंपनीज के लिए होगी, और सिप्ला के लिए मैं समझता हूँ कि वेरी सून मुझे लग रहा है कि कमर्शियलाइजेशन का डील भी अनाउंस होगा। मार्केट इसी एंटिसिपेशन पे होप कर रही है कि ये जैसे ही अनाउंस होगा, इसमें ऑब्वियसली मार्केट्स नंबर्स और रेवेन्यू की एस्टिमेशन लगाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर को खरीदना चाहिए। ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और प्लस अगर ये वैक्सीन की न्यूज़ फ्रक्टिफाई होती है, तो इसका इम्पैक्ट आपको एफवाई 22 में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं, इनको पोज़ीशन इस प्राइस से भी लेनी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि ये न्यूज़ आने के बाद इसमें और अच्छी तेज़ी आएगी। तो डेफिनिटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। करेक्ट न, ये है आपके लिए राय। एनबीसीसी एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करिए। आय 2%, 2.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 49% बढ़ा है। मार्जिन 2% से 2.5-3% रहे हैं, और मुनाफा फ्लैट है 84 करोड़ के सामने 83 करोड़। मिले जुले नतीजे हैं। बंसल जी, एनबीसीसी के चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किस तरफ बढ़ सकता है? अनिल जी, एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी, और यहाँ लेवल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 51 रुपीज 80 पैसा, 51 रुपए 80 पैसा, जो कि कल की क्लोजिंग से 1 रुपए नीचे है। इस लेवल पर नजर रखनी चाहिए। ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलेगी, शार्प करेक्शन देखने को मिलेगी। और ऊपर में हम देखें तो 56 रुपीज एक हर्डल है। तो 51 रुपए 80 पैसे, 56 रुपए, इन दो स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की राय होगी। ओके, ठीक बात है। तो एक बार देखें कि किस तरफ डायरेक्शन किस तरफ लेता है ये स्टॉक, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है। ये स्टॉक्स है आपके लिए एक्शन में पूरी तरह से। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, और खबर रिजल्ट्स भी आए। तो रिजल्ट्स के दम पर जो थोड़े मजबूत रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं, उनमें एक है RVNL। ये कैश मार्केट का स्टॉक, और इस पर राय दीजिए आप कुणाल जी। नंबर्स मजबूत नजर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी का मौका है? RVNL के चार्ट्स देखिए। अनिल जी, देखिए चार्ट अच्छा है आरवीएनएल का, और काफ़ी अच्छा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। केवल एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई पड़ती है 34 रुपये 50 पैसे के आसपास, 34 के रीजन में रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स पार हो गए तो आरवीएनएल में एक ब्रेकआउट होगा, जबरदस्त तेजी बनेगी, और मुझे लगता है फिर 37 रुपये का भाव आता हुआ दिखेगा। तो 34.5 के ऊपर ही मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। 34.5 के ऊपर ये टिक जाता है तो बाय करें, 37 का टारगेट। तो ये है आपके लिए RVNL पर आए। नतीजे बेहद दमदार। आय 32% बढ़ी, कामकाजी मुनाफा 70%, और मुनाफा 26-27% बढ़कर आया। ऐसे ही दमदार रिजल्ट्स आए एक और कंपनी के, फिनोलेक्स केबल्स। अविनाश जी, इस पर आप राय दीजिए। साथ ही अगर कोई और केबल कंपनी आपको पसंद है। आय 40% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 68% बढ़कर आया है, मार्जिन 12% 13% से बढ़कर 15% के आसपास, और मुनाफा 160% बढ़ा है, 64 करोड़ से 167 करोड़। ये है आपके लिए राय। ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स के नतीजे। इस पर भी राय दें, और अगर कोई और केबल कंपनी आपको पसंद है तो। अनिल जी, फिनोलेक्स केबल के नतीजे बहुत ही दमदार है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कमेंट्री और जिस प्रकार का ऑर्डर बुक है, डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में भी नंबर अच्छे आएंगे। इनके लिए एक ही दिक्कत है कि अभी जो इनपुट प्राइसेस है, कॉपर के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो प्राइसिंग डेफिनेटली आगे चल के कैसे पैन आउट होगी वो बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और दूसरी एक कंपनी जो हमको पसंद है और जिन्होंने भी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए, वो यूनिवर्सल केबल्स है। यहाँ पे भी नजर रखिए, थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे भी जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
तो मुझे लग रहा है कि फिनोलेक्स केबल एज वेल एज यूनिवर्सल केबल ये दोनों शेयर्स पे नजर रखिए। हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, बोथ अर्निंग्स और ऑर्डर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशन रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे है, क्योंकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो कॉपर, ऑल्दो पास थ्रू है, लेकिन इसमें प्राइस इंक्रीज और रॉ मटेरियल इंक्रीज में थोड़ा सा समय लगता है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही शेयर्स अच्छे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए यूनिवर्सल केबल और फिनोलेक्स केबल, दोनों पर आपके लिए राय।